औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ, क्योंकि क्लास को तो मैंने बेटा हमेशा से मिस किया है फ़िज़िकली, जिस तरह आप लोगों के साथ बातचीत होती है, इंटरेक्शन होती है। लेकिन चूँकि अब ये कंडीशंस हम सब के लिए है, तो अल्लाह ताला इन हालात में हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें महफूज रखें, ताकि फिर हम फ़िज़िकल क्लासेस की सूरत में आपस में मिल सकें इंशाअल्लाह ताला। तो लास्ट टाइम मेरा बेटा हमने इसके अंदर 5 पेनल्टीज़ स्टडी कर ली थी। आज हमने जो पेनल्टी करनी है वो स्टडी, ये भी तकरीबन आज मैं कोशिश करूँगा 6 या 7 जितनी भी होती है मैं वो क्लियर कर सकूँ। तो आज की जो पेनल्टी है वो 6 नंबर है, वो ओवरऑल 6 नंबर है, मगर आज के लिहाज से वो फर्स्ट नंबर वाली है। वो है जी पेनल्टी फॉर फेलियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन का मतलब है, रजिस्ट्रेशन बेटा 181 का फॉर्म होता है, मतलब आप NTN बनाना चाहते हैं, NTN नंबर क्योंकि नेशनल टैक्स नंबर अगर हम बनाना चाहते हैं, अपना नेशनल टैक्स नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लॉगिन पासवर्ड मिलता है जो कि 181 का फॉर्म ओपन होता है। फिर उस 181 के फॉर्म में हम अपना डेटा देते हैं कि हम सैलरीड इंडिविजुअल हैं या हम बिज़नेस करते हैं, हमारे घर का एड्रेस क्या है, बिज़नेस अगर करते हैं तो बिज़नेस किस जगह पे करते हैं, बिज़नेस की नेचर क्या है, बिज़नेस की एक्टिविटी क्या है। इस तरह कई तरह की रिक्वायरमेंट होती है, FBR की तरफ से वो देनी पड़ती है। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए वही बंदा अहल होगा जो कि एक ठीक है अच्छी खासी रीज़नेबल अमाउंट वो अर्न कर रहा है एज अ प्रॉफिट, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करता है, उसने अपना नेशनल टैक्स नंबर हासिल नहीं किया है, उसने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, मतलब वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है। तो अगर FBR के पास ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये फ़ला पर्सन जो है ये इसका रीज़नेबल बिज़नेस है, इसकी रीज़नेबल इनकम है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं जमा करवाता रिटर्न, तो वो क्या करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन के लिए फिर नोटिस भेज देते हैं। और ये FBR को कहाँ से पता चलता है, एक तो FBR की इंक्वायरी कमेटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह के इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं जो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके अलावा आजकल के दौर में ये 2019 के अंदर बड़ा आसान कर दिया, जब हमारे लिए बैंक में जो बायोमेट्रिक इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि जिसका भी अकाउंट होगा वो बायोमेट्रिक करवाएगा। तो जिन जिन लोगों ने बैंक में बायोमेट्रिक करवाया, यानी उनका जिनका बैंक में से ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा थी, अभी वो प्रॉपर फाइलर नहीं थे, वो इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं देते थे, उन्होंने NTN नहीं लिया था लोगों से, ऐसे बड़े लोग थे कि जिनको बैंकिंग ट्रांजैक्शन से फिर FBR ने कैप्चर किया। फिर उन लोगों को देखा कि जिसका ज़्यादा इनकम टैक्स कटा हुआ है बैंक के ऊपर ट्रांजैक्शन में, क्योंकि जब हम बैंक से पैसे निकलवाते थे, जैसे नॉन फाइनल का 0.6 कटता था, 1 लाख के ऊपर 600 रुपया कटता है, तो फिर इस तरह के लोगों को FBR ने नोटिस भेजना शुरू कर दे कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाएं, यानी उसमें पता चलेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएं कि आपको पता चलेगा कि आपने मिसाल के तौर पर किन किन सोर्स से इनकम कमाई है जिसके ऊपर आपका इतना ज़्यादा टैक्स कटा है। It is necessary for certain persons to get themselves registered under section 181 of the income tax ordinance। 181 को हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, इसके थ्रू एक फॉर्म ओपन होता है। If such a person does not apply for registration, he shall pay a penalty of rupees 10,000। यानी जब हमें नोटिस आता है तो नोटिस में वो हमें कहता है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो अदरवाइज आपको 10,000 पेनल्टी चार्ज कर दी जाएगी। पेनल्टी चार्ज करने के साथ साथ अगर वो किसी वक्त हमारी बिजनेस प्रेमिसेस तक एक्सेस हासिल कर ले, प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे हम कारोबार वगैरह करते हैं, तो फिर भी हमारे लिए और कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। उसके बाद फेलियर टू नोटिफाई अ चेंज ऑफ मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर का मतलब है अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बाज़ औक़ात जब हम पहली मरतबा NTN बनाते हैं, मसलन कोई गलती हो गई है, बिज़नेस नेम गलत लिख दिया है या एड्रेस वगैरह गलत लिख दिया है, या जो एक्टिविटी सिलेक्ट करनी थी, मतलब कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसका मैन्युफैक्चरर एक्टिविटी आएगी,
अगर कोई सर्विस देने वाला है तो उसकी सर्विस एक्टिविटी आएगी। यानी आप जिस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, फिर उस बिजनेस के अंदर सर्टेन टाइप्स ऑफ ठीक है कैटेगरीज होती हैं, उस कैटेगरी के मुताबिक फिर आप क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं, जिसे प्रिंसिपल एक्टिविटी कहा जाता है। तो अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उस मिस्टेक को हमने क्या करना है, ठीक है, FBI वालों ने उसको नोटिफाई कर दिया, मतलब उसके बावजूद भी आपने उस मिस्टेक को ठीक नहीं किया तो उसकी भी पेनल्टी हो सकती है। अ पर्सन हु फेल्स टू नोटिफाई एनी चेंजेस ऑफ मटेरियल नेचर इन द पर्टिकुलर्स ऑफ अबाव मेंशन्ड रजिस्ट्रेशन कैन आल्सो बी इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹5000 बाय द कमिश्नर। यानी लाइक एक पर्सन ने गलती कर ली, उसने बिजनेस नेम गलत एंटर कर दिया अपने NTN के अंदर, या उसने एड्रेस वगैरह गलत कर दिया, और अगर कमिश्नर को ये एक्सेस होती है, उसको पता चल गया कि इसने बिजनेस नेम गलत लिखा, पता नहीं जानबूझ के इसने लिखा, चाहे आपसे जानबूझ के ना लिखा हो, या बिजनेस एड्रेस गलत लिखा हो, तो उसकी भी आप क्या की जा सकती है, अगर आपने करेक्शन टाइमली नहीं की है तो फिर उसकी भी आपको पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। उसके बाद आता है जी पॉइंट नंबर 8, फेलियर टू डिपॉजिट द एडिशनल टैक्स। ठीक है, एडिशनल टैक्स क्या होता है, पहले इसको स्टडी करते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। अ पर्सन हु फेल्स टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू और एनी पार्ट देयरऑफ विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी एज पर फॉलोइंग। अगर किसी शख्स पे कोई टैक्स ड्यू होता है, इसमें मैं आपको बता दूं कुछ बिजनेसेस होते हैं जो एडवांस टैक्स देते हैं, ठीक है, यानी एडवांस टैक्स उस बिजनेस पे पड़ता है जिसकी जो टर्नओवर है, मतलब जिसकी सेल क्वार्टरली सेल्स 3 महीने की जिसकी सेल्स अगर 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो फिर ऐसे टैक्स पेयर को बेटा एडवांस टैक्स देना पड़ता है। अ पर्सन हु फेल्स टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू, जिसका टैक्स ड्यू है, अभी उसने पे नहीं किया है लेकिन उसने अभी तक वो जमा नहीं करवाया है, और एनी पार्ट देयर ऑफ, या उस टैक्स पेएबल का कुछ पोर्शन जमा किया और कुछ अभी पेंडिंग रहता है, विद इन टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ, कानून के मुताबिक जो उसको डेट दी गई है उसने उसको फॉलो नहीं किया, तो उसको पेनल्टी किस तरह चार्ज हो सकती है, फॉर द फर्स्ट टाइम 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स इन डिफॉल्ट। मतलब वो जितना टैक्स डिफॉल्ट करता है कि उस बंदे का लाइक 20,000 रुपया टैक्स बनता था, वो 20,000 अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो उस 20,000 का 5% लिया जाएगा, और वो 20,000 का जो 5% है वो 1,000 बनेगा। पहले उसने 20,000 देना था, 1,000 उसको डिफॉल्ट का पड़ गया, उसको 21 देना पड़ गया, क्योंकि ये 1,000 5% पेनल्टी का पड़ गया। दूसरी मरतबा ये अगर पहली मरतबा डिफॉल्ट करेगा, यानी एक नोटिस आता है FBI की तरफ से प्रॉपर, अगर वो उस नोटिस के मुताबिक टैक्स जमा नहीं करवाता है, उसके मुताबिक वो कंप्लाइंस नहीं करता है, जवाब नहीं देता वो और टैक्स नहीं जमा करवाता, फॉर द सेकंड डिफॉल्ट एन एडिशनल पेनल्टी ऑफ 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स डिफॉल्ट। अगर दूसरी मरतबा वो क्या करता है, दूसरी मरतबा फिर उन्होंने नोटिस दे दिया कि तुमने भी टैक्स तुम्हारा ये बनता था, तुमने जमा नहीं करवाया, तो दूसरी मरतबा डिफॉल्ट फिर वो करता है तो फिर उसको 25% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट पड़ता है। फॉर थर्ड एंड सब्सीक्वेंट डिफॉल्ट एन एडिशनल पेनल्टी ऑफ 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड डिफॉल्ट। जितनी रकम डिफॉल्ट होगी, जितना मतलब टैक्स आपने पे करना था अभी तक आपने पे नहीं किया, थर्ड टाइम अगर आपको नोटिस आ गया तो फिर आपको 50% पेनल्टी देनी पड़ेगी। इफ अ पर्सन डिलेज द पेमेंट ऑफ टैक्स अराइजिंग इन द रिजल्ट ऑफ एन अपील द पेनल्टी पेएबल शैल बी रिड्यूस बाय 50%। अगर एक पर्सन पर टैक्स लगा दिया लेकिन वो टैक्स कहता है मेरे ऊपर इतना नहीं बनता है, बल्कि उसने उसके अगेंस्ट अपील कर दिया है, और अगर अपील का फैसला होता है तो उसमें ये टैक्स 50% कम भी हो सकता है। रिपीटेड मिस्टेक्स इन द रिटर्न। रिपीटेड मिस्टेक मतलब एक शख्स ने एक रिटर्न में गलती की। मैं आपको ज़रा एग्जांपल देता हूँ। रिटर्न अगर हम एक मरतबा गलती करते हैं, और रिटर्न रिवीजन की भी इजाज़त कब होती है, रिटर्न हम रिवाइज तभी कर सकते हैं जब तक रिटर्न का ड्यू डेट ख़त्म नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अब ये टैक्स ईयर 2020 चल रहा है, इसकी जो ड्यू डेट पहली मरतबा आएगी अगस्त के अंदर या जुलाई के अंदर रिटर्न आना शुरू हो जाएंगी, मतलब FBR की पोर्टल के ऊपर, और उसकी ड्यू डेट होगी 30 सितंबर। अगर 30 सितंबर के अंदर कोई किसी शख्स ने अपनी रिटर्न में कोई गलती कर दी है तो वो अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर सकता है। एक मरतबा रिवाइज करता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर दोबारा उसने रिपीटेडली फिर मिस्टेक कर दिया, फिर रिटर्न रिवाइज करता है ड्यू डेट के अंदर, तो फिर उसके अंदर भी पेनल्टी होती है। क्योंकि जब ड्यू डेट ख़त्म हो जाती है फिर हम अपनी मर्जी से रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, फिर हमें क्या करनी पड़ती है, जब ड्यू डेट ख़त्म हो जाती है फिर हमें कमिश्नर से रिटर्न रिवाइज करने की अप्रूवल लेनी पड़ती है। और रिटर्न रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि आपने FBR को ऑडिट की दावत दे दी है,
ऑडिट का मतलब कि एफबीआर वाले अब आपके अकाउंट्स को चेक करेंगे, आपसे रेलिवेंट डाटा मांगेंगे कि किन किन जराए से आपने रिटर्न भरी हुई है, ठीक है। आपने जो एक्सपेंसेस शो किए, जो इनकम शो की है, उसको फिर आपको इनवॉइसेस के मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि रिटर्न के अंदर मिस्टेक ना हो, एक ही मरतबा फाइल की जाए। Where a person repeats wrong calculation is in his return for more than 1 year, resulting in lesser than actual tax payable, कि उसने जानबूझ के गलती की है, ठीक है, और या एक तो जानबूझ के भी गलती होती है और एक बाय मिस्टेक भी हो जाता है कि जो एक्चुअल टैक्स पेएबल था वो मसलन 25,000 बनता था, उसने जो कैलकुलेशन की उसने 15,000 टैक्स बना दिया, जबकि उसको पता चल गया कि यार मेरा टैक्स बनता था 25,000, मैंने तो टैक्स 15,000 के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी है। वो चाहता है कि मैं क्या करूँ, इस रिटर्न को रिवाइज कर दूँ। He shall pay a penalty of 30,000 or 3% of the tax involved whichever is higher। उसको या तो 30,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी या जितना टैक्स उसने छुपाया होगा उस टैक्स का 3% देना पड़ेगा। दोनों में से जो हायर होगा, जिसकी कमिश्नर अप्रूवल देगा, वही पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 174। अगर कोई शख्स सेक्शन 108 और 174 के तहत हमसे रिकॉर्ड मांगा जाता है, इस सेक्शन के तहत रिकॉर्ड यानी जब केस ऑडिट के अंदर आ जाता है, जैसे अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बात की है, जब केस हमारा ऑडिट के अंदर आ जाता है, जिस डिप्टी कमिश्नर के पास, जिस एफबीआर की जिस अथॉरिटी के पास हमारा केस होता है, जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, जिसको केस के ऊपर जुरिस्डिक्शन होती है, उसके पास सारी अथॉरिटी होती है, इख्तियार होता है, वो हमसे क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिक्वायर्ड कर सकता है। लाइक परचेज इनवॉइसेस हमसे रिक्वायर्ड कर सकता है, सेल इनवॉइसेस हमसे रिक्वायर्ड कर सकता है। तो इसे कहते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करना। और अगर हमने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया होगा, हम टाइमली उसको रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर बेटा हमने क्या किया, हमने कोई उसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन किया, गलत बयानी की है कोई। फेलियर to maintain the prescribed record will render the taxpayer liable to pay a penalty of ₹10,000। अगर रिकॉर्ड नहीं देता तो उसको 10,000 पेनल्टी पड़ेगी, या 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन इनकम, या जिस इनकम पे टैक्स आया, जितना टैक्स आया है उस टैक्स का हमें 5% देना पड़ेगा, whichever is higher, दोनों में से जो हायर होगा। पॉइंट नंबर 11, फेलियर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स ETC रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 177। ये सेक्शन 177 ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं सब सेक्शन 1। सेक्शन 177 और सब सेक्शन 1 के तहत भी हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड किए जाते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड मांगा जाता है, जो मैंने आपको बताया, परचेज इनवॉइसेस, सेल इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट्स वो कहता दो, ठीक है, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में, जो आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज किए, सारा डॉक्यूमेंट्स आप हमें दो। Where the person fails to produce the documents required under the above mentioned section on receipt of first notice, कि एक बंदे को पहले नोटिस आया लेकिन उसने पहले नोटिस की परवाह ही नहीं की और उसने क्या किया, उसका जवाब ही कोई नहीं दिया, ना वो अपने टैक्स लॉयर के पास गया, अपने वकील के पास गया कि वकील साहब ये मुझे नोटिस आया हुआ है तो ये करना है, कोई उसने जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब है उसको पहली मरतबा डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में उसने कोई जवाब नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए, तो 25,000 तक की पेनल्टी पड़ सकती है। अगर सेकेंडली वो डिफ़ॉल्ट करता है, वो फिर भी प्रोवाइड नहीं करता डॉक्यूमेंट्स, तो उसे 50,000 पेनल्टी पड़ सकती है। और अगर वो थर्ड टाइम ऐसा करता है तो फिर उसको जो है 1 लाख रुपए तक पेनल्टी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कमिश्नर के ऊपर कि वो कमिश्नर कितना क्या करता है, हमें चार्ज करता है। उसके बाद है जी फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 108 एंड 176। द नॉन फर्निशिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर हम कोई फर्निशिंग का कहते हैं जमा करवाना, नॉन फर्निशिंग का मतलब है नॉट डिपॉजिटिंग, नॉट सबमिटिंग, यानी जो शख्स अपनी मालूमात सबमिट नहीं करवाता और अदर टर्म ऑफ नोटिस, ठीक है, इशूड बाय द कमिश्नर, या कमिश्नर जो नोटिस दिया उसके मुताबिक वो कुछ भी नहीं पे करता, ठीक है, कुछ भी नहीं जमा करवाता, कोई तवज्जो ही नहीं देता, और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर इन द मैटर्स ऑफ टैक्स अफेयर्स विल आल्सो रिजल्ट इन अ पेनल्टी। The amount of penalty will be ₹25,000 for the first default and ₹50,000 for the second subsequent default, यानी फिर अगले हर डिफॉल्ट के लिए 50,000 ही होगा। मतलब ये कि आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, आपको जो ऑथराइज अथॉरिटी थी जिसको वो टास्क दिया गया था, जिसके पास उसका ठीक है इख्तियार था, उसने आपको नोटिस भेजा, आपने नोटिस की कोई परवाह ही नहीं की, जो आपसे डाटा मांगा आपने वो डाटा दिया ही नहीं है, तो फिर वो आपको क्या कर सकते हैं,
नोटिस अगर दोबारा भेजेंगे, पहली मरतबा आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया तो 25,000 पेनल्टी पड़ सकती है, दूसरी बार या उससे अगली बार जितने भी आएंगे उस सूरत में 50,000 पड़ेगी। आज के लिए आखिरी है जी पेनल्टी फॉर मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है गलत स्टेटमेंट जमा करवाना। स्टेटमेंट यही रिटर्न ही है बेटा जो टैक्स पेयर अपनी गलत रिटर्न जमा करता है, ठीक है, या ऐसी रिटर्न देता है जिसके अंदर उसने ओरिजिनल फैक्ट्स को, ओरिजिनल जो पॉइंट्स थे, ओरिजिनल जो डेटा है उसको उसने क्या किया, नेग्लिगेट किया, उसने उसको छुपाया, उसके ऊपर कोई परवाह ना की, उसने गलत डाटा दिया। तो ऐसी सूरत में गलत डाटा का मतलब ये था कि जी टैक्स के अंदर शॉर्टफॉल हो तो उसको टैक्स कम देना पड़े। तो उस सूरत में कमिश्नर क्या कर सकता है, 25,000 की पेनल्टी डाल सकता है या 100% ऑफ द अमाउंट रिजल्टिंग शॉर्टफॉल, या जितना आपने टैक्स कम दिया है उतना टैक्स का 100% भी आपको क्या कर सकता है, टैक्स पेनल्टी चार्ज कर सकता है, दोनों में से जो भी हायर होगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ रिटर्न विच हैज बीन एक्सेप्टेड एज असेसमेंट, ऐसी रिटर्न जिसको कमिश्नर ने असेसमेंट एक्सेप्ट किया, द टैक्स पेयर कैन प्रूव दैट हिज इंटेंशन वाज नॉट टू बी टू डिफ्रॉड द अथॉरिटीज, द पेनल्टी में बी रिड्यूस और डिक्रीज। अगर असेसमेंट कर ली है, टैक्स पेयर ने खुद ही असेसमेंट कर ली है, मतलब आपको नोटिस आ गया, उसके बाद आपने पढ़ा था ना सेल्फ असेसमेंट और अमेंडेड असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि आपको उन्होंने नोटिस भेजा कि आप उसको खुद असेस कर ले, आपने अपनी असेसमेंट को अमेंड कर ले, आपने गलती की हुई है, अभी डिपार्टमेंट ने नहीं असेसमेंट की है, आपने खुद करनी है। अगर आप दोबारा ठीक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो उस सूरत में फिर क्या कर सकते हैं, वो पेनल्टी को कम भी कर सकते हैं या उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। समझ आ गई है? तो बेटा ये आपके 7 पॉइंट्स थे आज के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह ताला। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, और मैंने प्रैक्टिकल बेस के ऊपर जिस तरह मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी इसके हवाले से वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।